हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम जनरल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। ये आपका सेट नंबर 7 है। ठीक है, अभी तक आपने 6 सेशन नहीं देखा हुआ है तो आप जाके वहाँ देखिए, 1 से लेके 6 प्रैक्टिस सेट तक। इससे आपका बहुत ज़्यादा जो है थ्योरी है वो क्लियर होगा और आप जनरल इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को हर ब्रांच के स्टूडेंट देख सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ठीक है, ये मैकेनिकल के लिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और सिविल जो आपको जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जनरल इंजीनियरिंग आप बीपीएससी यही की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी देख सकते हैं, डीएसएसबी में भी देख सकते हैं, जेएसएससी जेई के लिए भी देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए इससे पहले जो हम सेशन कराए थे उसमें हम बताए थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वहां पे दोनों चीजों के बारे में बताए थे। क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार करते हैं और उसका थ्योरी रिकॉल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज होता है वो आपका पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, और उस पॉइंट फंक्शन होता है, मतलब उसका परफेक्ट डिफरेंशियल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब थ्योरी पहले बताते हैं आपको। इसका आंसर एक्चुअली देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको लोग को बताएंगे, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिखिए आप पहले प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में देखिए, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होता है ये पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, वो पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट फंक्शन जो होता है वो पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट फंक्शन में एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल्स होता है। एग्जैक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल का बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है। इंथैल्पी आ जाएगा, इंथैल्पी आ जाएगा, और आ जाएगा आपका इंट्रोपी जो है, ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है। अब देखिए, दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आइए हम क्लियरली आपको बताते हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन बार बार एक ही चीज को आप रिकॉल करते हैं तो कभी नहीं भूल पाइएगा। इंटेंसिव मतलब मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल का अगर हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल का अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रेशर का बात कर लेते हैं। इसके बाद हम टेम्परेचर जो होता है ये वो भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका डेंसिटी का। तो डेंसिटी भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। इसमें आपका सीपी और सीवी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाएगा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाएगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ये सब क्या है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मतलब जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, all specific property are intensive property, all specific property are intensive property। ठीक है, ये आप देखिए एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, कौन से किस में पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। जितना भी स्पेसिफिक अगर आपके नाम से दे दिया तो आप उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझिएगा। प्रेशर और टेम्परेचर डेंसिटी क्यों है, क्योंकि 1 किलो का प्रेशर और टेम्परेचर, 1 किलो का प्रेशर और टेम्परेचर उतना ही होगा जितना 2 किलो का होगा। तो मतलब मास के ऊपर में कोई भी डिपेंड नहीं होगा,
ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम बात कर लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो होता है डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, द प्रॉपर्टीज which depend on which depend on the mass of system which depend on the mass of system which are independent of depend on the mass of the system under consideration, mass of the system under consideration। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पॉइंट फंक्शन जो बोलेगी प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ हिस्ट्री, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। पाथ हिस्ट्री मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। और जो पाथ फंक्शन होता है वो आप जो पाथ फंक्शन होता है ये जो होता है डज डिपेंड अपॉन द पाथ हिस्ट्री, डिपेंड अपॉन पाथ हिस्ट्री। ठीक है, इसका पॉइंट फंक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम हो जाएगा। पाथ फंक्शन में क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा और हीट हो जाएगा। ये सब क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, स्पेसिफिक कोई भी प्रॉपर्टी होगा वो इंटेंसिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हीट कैपेसिटी जो होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक सब्सक्राइब कर ही जाइएगा सिविल ज्ञान सिटी चैनल, और जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट, देखिए चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी जब भी आप देखते हैं तो वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी में फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, क्लोज्ड सिस्टम के लिए, फॉर क्लोज्ड सिस्टम के लिए क्या होता है, डेल क्यू जो होता है, जो हीट जो सप्लाई होता है वो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर होता क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका डेल डब्ल्यू हो जाएगा वो क्या होता है, पी V2 माइनस V1 होता है। वर्क बराबर क्या होता है, पी डीवी होता है, पी डीवी होता है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डीवी में पी V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर आप डेल क्यू कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, U2 माइनस U1 आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन क्या हो जाएगा, प्लस पी V2 माइनस V1 ये होगा। ठीक है, अब इस U2 को U2 प्लस P2 V2 इसको हम इधर लिख दिए, इसके बाद हम क्या लिखे, माइनस ऑफ U1 प्लस P1 V1, ये लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं क्या, मतलब मेरा इक्वेशन क्या आया, डेल क्यू इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 माइनस ऑफ U1 प्लस P1 V1 ये आया। अब देखिए U प्लस P VV जो होता है ये इंथैल्पी होता है,
इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन जो होता है ये क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम होता है। तो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, H1 लिख सकते हैं। तो H2 माइनस H1 हो गया। ठीक है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी होता है, इंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है। तो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा एच आ गया, डेल क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा एच आ गया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा आ जाएगा। अगर हम ओपन सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर ओपन सिस्टम के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल डब्ल्यू होता है ओपन सिस्टम के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो डेल डब्ल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ वी पी टू माइनस पी वन हो जाएगा, माइनस ऑफ वी पी टू माइनस पी वन हो जाएगा फॉर कांस्टेंट प्रेशर, फॉर कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब डेल क्यू जो होगा वो आपका डेल्टा एच के बराबर होगा। दस एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड गिव्स द चेंज इन इंथैल्पी। इससे भी क्या निकला, ओपन सिस्टम के लिए भी क्या निकला, ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम है तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल एच प्लस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वी इंटू पी टू माइनस पी वन होगा, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, एट कांस्टेंट हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप आंसर खुद करिए इसका। ठीक है, इसका देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv इज, देखिए जो Cp और Cv होता है, Pv इक्वल्स टू mRT, आपको पता है ना, Pv इक्वल्स टू mRT होता है। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे P जो होगा प्रेशर होगा, V वॉल्यूम होगा, आपका M मास ऑफ द गैस होगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर होगा। ठीक है, जो R होता है वो R क्या होता है, Cp माइनस Cv होता है। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, Cp माइनस Cv जो होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ है, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R बाई J जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है, इज वैलिड फॉर परफेक्ट गैस ओनली, इज वैलिड फॉर परफेक्ट गैस ओनली। परफेक्ट गैस के केस में Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R बाई Z होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर मेजरमेंट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम इज, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर मेजरमेंट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम ऑलरेडी बता दिए थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये सब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीनों के बारे में हम बताए हैं। ठीक है, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर कोई ए सिस्टम है, वो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ, और ये यही सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, if two thermodynamic system are each in equilibrium with the third, then the other are in equilibrium with each other. This law is the basis for temperature measurement. जो जीरोथ लॉ होता है वो क्या होता है, बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। क्लियर है, लिखाना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये चूंकि हम बार बार लिखा चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। यहाँ पे डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो सिस्टम को दिया है। एक आपका दिया है क्लॉसियस स्टेटमेंट दिया है और एक प्लैंक स्टेटमेंट दिया है। इसमें क्या बोलता है कि जो एनर्जी का फ्लो, जो आपका हीट का फ्लो होगा वो आपका हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ होगा। हीट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अनलेस इट इज एडेड बाय एन एक्सटर्नल फैक्टर। वो क्या हो जाता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। ठीक है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एज द टेम्परेचर अप्रोचेज absolute zero, the entropy of a system approaches to a constant minimum value। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सेकेंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लीकेबल टू, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, the cyclic integral of heat transfer is equal to cyclic integral of work transfer। ठीक है, मतलब इसमें जो होगा एक तो थर्मोडायनेमिक साइकिल भी होना चाहिए और क्लोज्ड सिस्टम भी होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों के लिए अप्लीकेबल है, क्लोज्ड सिस्टम के लिए भी अप्लीकेबल है और आपका यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए भी अप्लीकेबल है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन इंसुलेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, an insulated constant volume system contain 1.36 kg of air, receives 53 kg of paddle work, the initial temperature is 27 degree Celsius, determine the final temperature। ठीक है, determine the final temperature। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम दिया हुआ है। कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम दिया हुआ है। कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में जो du होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, dq के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वेयर जो du है, ये जो आपका du है वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और dq क्या है, dq आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट सप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं du का। जो आपका क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1.36 kg मास दिया हुआ है। ठीक है, और आपका du दिया हुआ है, du दिया हुआ है 53 किलो जूल दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करिएगा तो ये कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 300 कैल्विन दिया हुआ है। Cv का जो वैल्यू होता है, Cv का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 0.718 किलो जूल पर केजी कैल्विन होता है। यहाँ से आपको du अगर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, mCv/dt लिखिएगा, mCv/dt। अब ठीक है, du का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 53, m का वैल्यू 1.36 और Cv का वैल्यू 0.718 और आपका dt जो टेम्परेचर होगा वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 300। और यहाँ से आप इनिशियल टेम्परेचर कैलकुलेट करिएगा, सॉरी फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल तो दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा 354.27 कैल्विन। अगर इसको आप डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 354.27 माइनस कितना करिएगा 273, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 81.3 डिग्री सेल्सियस। 81.3 डिग्री सेल्सियस इसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following laws of thermodynamics deals with entropy? ठीक है,
देखिए कौन सा लॉ जो है वो एंट्रोपी के बारे में, जीरोथ लॉ क्या होता है, पहले भी हम आपको बताया कि जीरोथ लॉ क्या होता है। If two systems are in a thermal equilibrium with each other, if a system are each in a thermal equilibrium with a third, then they are in thermal equilibrium with each other। मतलब देखिए क्या है, ये आपका कोई ए सिस्टम है, ये अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये जो सिस्टम है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये बी और सी भी क्या होगा, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी आपका क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये भी क्या होगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपका जीरोथ लॉ बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब इसमें क्या होता है, जो डेल क्यू होता है आपका डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू बराबर होता है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल्स टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी को इंट्रोड्यूस किया है, कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम विल टेंड टू इंक्रीज ओवर ए टाइम अप्रोचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। इसके अनुसार जो इंट्रोपी होगा वो क्या होगा, डेल क्यू बाई टी के बराबर हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया है और दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक होता है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट, एक होगा आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट, और एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक हो जाएगा आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में भी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा देख लीजिए थोड़ा सा में, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हीट ओनली विद द बॉडी एट ए सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये इम्पॉसिबल है किसी भी हीट इंजन के लिए कि बिना किसी चीज़ के वो डायरेक्टली जो है वो नेट वर्क डन कंप्लीट करे सिर्फ एक साइकिल से। तो ये आपका क्या है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि इम्पॉसिबल है, सॉरी गलत नहीं है, लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन, it is impossible for a heat engine to produce net work in a complete cycle, if it exchange heat only with the bodies at a single fixed temperature, ये इम्पॉसिबल है कि उससे डायरेक्टली वर्क एक सिंगल टेम्परेचर से। अब हम बात कर लेते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट का। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोला है, क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, क्लॉसियस स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्लॉसियस स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which operating in a cycle transfer heat from cooler body to a hotter body without any work out input,
विदाउट एनी वर्क इनपुट। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा डिवाइस हम कंस्ट्रक्ट करें कि वो हीट का ट्रांसफर करे, वो भी कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी, जबकि होता क्या है, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब आप बात कर लीजिएगा अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम बात करते हैं तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर लिख लीजिए आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो, एज द टेम्परेचर अप्रोचेज absolute zero, the entropy of the system, the entropy of a system, the entropy of a system approaches, the entropy of a system approaches a constant minimum value, constant minimum value। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर पे होगा जीरो केल्विन पे वो क्या होगा, जीरो होगा एंट्रोपी। ये आपका थर्ड लॉ बोलता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद इंट्रोपी। तो इंट्रोपी सेकेंड लॉ से अनुसार आया है, सेकेंड लॉ से क्या आया है, इंट्रोपी आया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। अभी हम आपको बताया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हीट ओनली विद द बॉडी एट ए सिंगल फिक्स टेम्परेचर। ये इसका डायरेक्टली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब ये बोल रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर जो आपका हाई टेम्परेचर का आपका एक रिजर्वायर है वहाँ से हीट लेके ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये वर्क डन में हीट अगर सप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्टली ये वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बोलता है ये इम्पॉसिबल है, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो अगर आप इनपुट देते हैं तो आउटपुट वो 100%, मतलब जो इफिशियंसी होगा वो QH डिवाइडेड बाई QH 100% आएगा, ऐसा कोई हीट नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है एनर्जी का लॉस या फिर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होता ही होता है। मतलब ये जो TH है यहाँ से ये आपका इंजन है, ये वर्क तो कन्वर्ट किया अगर हीट सप्लाई किया, लेकिन कुछ ना कुछ ये जो है टेम्परेचर को रिलीज करेगा ही करेगा। ठीक है, TL आएगा ही आएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो TL है आएगा ही आएगा। तो ये आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए हॉट बॉडी एट 1000 केल्विन ट्रांसफर 2000 किलो जूल ऑफ हीट टू अ बॉडी ऑफ 500 केल्विन, डिटरमाइन द नेट इनट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेट इनट्रोपी ऑफ द सिस्टम, नेट इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, तो इसमें नेट इंट्रोपी चेंज निकालना है। ठीक है, अब देखिए इंट्रोपी चेंज ऑफ ए बॉडी जो होता है DS, वो होता है आपका dQ/T होता है। ये हम कितना बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो dQ होगा वो हीट ट्रांसफर और T जो होगा वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हॉट बॉडी 1000 केल्विन ट्रांसफर 2000 किलो जूल ऑफ हीट टू अ बॉडी एट 500 केल्विन। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक कोई एक टेम्परेचर 1000 केल्विन पे, ठीक है, 2000 जो किलो जूल है हीट सप्लाई करके जो टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 500 केल्विन हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम हो गया, ये आपका दो हो गया। तो यहाँ पे नेट इंट्रोपी का चेंज क्या होगा, मतलब DS2 माइनस DS1 इक्वल्स टू क्या लिखिएगा आप, dQ/T2 माइनस dQ/T1 आप करिएगा। ठीक है, मतलब क्या करिएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 1000, इस तरह से आप करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 2 किलो जूल पर केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 किलो जूल पर केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए, इन एन इंटरनल कंबसन इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, आईसी इंजन के बारे में बोल रहा है। आईसी इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इज 80 किलो जूल पर केजी एंड द वर्क इनपुट इज 200 किलो जूल पर केजी। डिटरमाइन द द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें वेयर Q जो होता है ये आपका हीट होता है। हीट पॉजिटिव कब होगा? व्हेन एडेड, अगर हम इसको सिस्टम में ऐड करते हैं तो पॉजिटिव होगा। और निगेटिव कब होगा? व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तब क्या होगा? निगेटिव होगा हीट का वैल्यू। ठीक है, और W क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? ऑन द सिस्टम क्या होगा? क्या होगा ऑन द सिस्टम? निगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? और जो आपका जो डेल्टा यू है वो क्या होगा? डेल्टा यू जो है वो क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए प्रोसेस हो जाएगा। अब देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। अब हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या क्या, देखिए इन एन इंटरनल कंबसन इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको आप मिटाइए थोड़ा सा। ठीक है, इन एन इंटरनल ड्यूरिंग द कंप्रेशन हीट रिजेक्टेड बोल रहा है टू द कूलिंग वाटर इज 80 किलो जूल पर केजी। अब आपको बोलने का जरूरत है क्या? बोलने की जरूरत है क्या यहाँ पे कि हीट रिजेक्ट हो रहा है तो 80 किलो जूल पर केजी क्या होगा? निगेटिव होगा, तो माइनस लिख दिए। निगेटिव बिकॉज की हीट रिजेक्ट हो रहा है। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? एंड वर्क इनपुट इज 200 किलो जूल पर केजी। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो निगेटिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है। जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम पे हो रहा है। वर्क जो हो रहा है वो सिस्टम पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्क जो हो जाएगा सिस्टम पे हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डेल्टा यू का वैल्यू आप निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q माइनस डब्ल्यू होगा। Q का वैल्यू हीट रिजेक्ट हुआ है तो माइनस होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो माइनस ऑफ माइनस 200 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 120 किलो जूल पर केजी जो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, 120 जूल पर किलो जूल केजी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 120 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वर्क डन फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अभी हम सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस में आपका आइसोथर्मल आ जाएगा, आइसोबारिक आ जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रोसेस के बारे में आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड उसमें जो जो वर्क डन आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आप लिखिए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का अगर हम बात कर लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के केसेस में ये आइसोबारिक होता है। कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस होता है।
और इसमें जो होगा वर्क डन जो होगा ये आपका निकलेगा P(V2 माइनस V1) होता है, P(V2 माइनस V1) या फिर MR(T2 माइनस T1), ये वाला भी फार्मूला हो जाएगा। दूसरा नंबर बात करें हम कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो आइसोकोरिक होता है, आइसोकोरिक होता है। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि P(V2 माइनस V1) होगा और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर का अगर हम बात करें जो कि आइसोथर्मल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यहाँ पे वर्क डन अगर निकालिएगा आप तो P1 V1 लॉन P1/P2 ये एक फार्मूला होता है, या फिर MRT लॉन P1/P2 ये होता है, या फिर MRT लॉन V2/V1 ये भी हो जाता है। तो ये आपका तीनों का तीनों प्रोसेस आप याद रखिएगा। एक और होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक होता है, इसको हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो होगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होता है, ठीक है, या फिर MR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में हो जाएगा। पॉलीट्रोपिक होगा तो यहाँ पे गामा के जगह पे N हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो, जीरो इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल वर्क एंड यूजफुल वर्क इज, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल वर्क और यूजफुल वर्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबिलिटी होगा। रिवर्सिबल वर्क एंड यूजफुल वर्क ये दोनों का अगर माइनस करते हैं तो इरिवर्सिबल वर्क आपको निकलेगा। ठीक है, देखिए आपका एक क्या होता है, एक्सर्जी होता है, ये हम क्या बताए थे, अवेलेबल एनर्जी होता है, ठीक है। एक्सर्जी जो होता है वो आपका क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी होता है। द मैक्सिमम वर्क जिससे हम निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्जी बोलते हैं। द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम, फ्रॉम अ सिस्टम इज नोन एज, इज नोन एज एक्सर्जी, ठीक है, एक्सर्जी होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अवेलेबल एनर्जी का, अवेलेबल एनर्जी का बात कर लेते हैं हम, अवेलेबल एनर्जी का, ठीक है। ये क्या होता है, मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, अगर कि साइक्लिक फॉर्म में जा रहा है तो वो अवेलेबल एनर्जी हो जाएगा। सेम चीज होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। द मैक्सिमम वर्क डन लिख भी लीजिए आप, द मैक्सिमम वर्क दैट, the maximum work that can be, the maximum work that can be obtained, the maximum work that can be obtained from a system, from a system undergoing a cycle, undergoing a cycle is known as, is known as available energy, is known as available energy, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अवेलेबल एनर्जी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिवर्सिबल वर्क, तो अवेलेबिलिटी और रिवर्सिबल वर्क क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल वर्क क्या हो जाएगा, कोई अगर आप प्रोसेस के द्वारा, द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, एक प्रोसेस में जो आप मैक्सिमम वर्क निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल वर्क बोलेंगे। और इस इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है आपका, ठीक है। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, आपका जो रिवर्सेबल वर्क है माइनस क्या हो जाएगा, यूजफुल वर्क, उसको हम इरिवर्सिबिलिटी वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया, ठीक है, इसको नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज, ठीक है,
बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? वाटर ट्यूब टाइप का बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वाटर ट्यूब में क्या होगा, जो आपका ट्यूब होता है उसमें फायर होगा, आग लगेगा, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी रहता है। और फायर ट्यूब में क्या होता है, इसके ट्यूब में क्या होता है, ये वाटर ट्यूब में पानी रहेगा और चारों तरफ क्या होगा, फायर रहेगा, उल्टा बोल दिए। और फायर ट्यूब होगा तो आपका ट्यूब में फायर होगा और चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा, और इससे हम क्या निकालेंगे, आउटपुट निकालते हैं, बॉयलर से स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैबकॉक और विलकॉक्स जो बॉयलर होता है वो कौन सा बॉयलर होता है, ये आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, ठीक है। ये इसका हम ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीका से इसको हम बताए हैं, आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसमें हम अच्छे तरीके से बताए हैं, तो उसको वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर नेसेसरी फॉर, जो बॉयलर माउंटिंग होता है वो एक इक्विपमेंट होता है, सॉरी ये आपका एक तरह से क्या होता है, वाल्व लगा रहता है सेफ्टी पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ अ बॉयलर के लिए हम लोग बॉयलर माउंटिंग लगाते हैं, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग क्या है, एक इक्विपमेंट है जो कि सेफ वर्किंग ऑफ बॉयलर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप का आपका बॉयलर माउंटिंग्स होता है, ठीक है। उसमें आपका आ जाएगा, लिख लीजिए आप यहाँ पे, प्रेशर गॉज होता है, प्रेशर गॉज होता है, ये आपका बॉयलर माउंटिंग होता है, ठीक है। ये एक देखिए एक तरह का आपका बॉयलर के ऊपर में एक तरह का डिवाइस लगा रहता है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है, उसी को हम बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं। और बॉयलर एसेसरीज के बारे में भी बताए थे, जो कि प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करता है, वो बॉयलर एसेसरीज होता है। और ये सब के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं हम, लेकिन फिर से आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे लिखाएंगे आप लोग को, जो बॉयलर माउंटिंग होता है, ठीक है, द इक्विपमेंट used for the safe working of for the safe working of for the safe working of the boiler for the safe working of the boiler is known as mountings इसको क्या बोलेंगे, बॉयलर माउंटिंग बोलेंगे। ये आपका देखिए वाटर और स्टीम वाल्व को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फीड चेक वाल्व लगाते हैं, एक फीड चेक वाल्व लगाते हैं, एक लगाते हैं स्टीम स्टॉप वाल्व लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सेफ्टी ऑफ बॉयलर के लिए प्रेशर गॉज लगाया जाता है, प्रेशर गॉज सेफ्टी ऑफ वाल्व के लिए प्रेशर गॉज हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, ठीक है। सेफ्टी वाल्व हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया, ये सब क्या है आपका सेफ्टी ऑफ बॉयलर के लिए ये सारा चीज़ है, ठीक है। ये सेफ्टी ऑफ वाल्व के लिए ये सारा चीज़ है। और क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस पर्पस के लिए मैन होल रखते हैं हम, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस पर्पस के लिए मैन होल रखते हैं। ये आपका ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ बॉयलर के लिए हो जाएगा। इकोनोमाइजर इज इन ए बॉयलर, तो देखिए बॉयलर एसेसरीज जो होता है, बॉयलर एसेसरीज जो होता है, ये आपका बॉयलर एसेसरीज है, ठीक है। ये क्या होता है, बॉयलर एसेसरीज आर प्रोवाइडेड, बॉयलर एसेसरीज are provided to improve the efficiency of plant, to improve the efficiency of plant। और इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज हो जाएगा, सुपर हीटर होता है एक, ठीक है, सुपर हीटर होगा, इकोनोमाइजर होगा, एयर प्री हीटर होगा, बॉयलर एसेसरीज में प्री हीटर हो जाएगा, ठीक है। फीड पंप हो जाएगा, फीड पंप हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका स्टीम सेपरेटर हो जाएगा,
स्टीम सेपरेटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इकोनोमाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, इकोनोमाइजर डिक्रीज फ्यूल कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन को डिक्रीज करके एफिशिएंसी बढ़ा देता है। ये आपका बॉयलर एसेसरीज हो जाएगा इकोनोमाइजर। ठीक है, इकोनोमाइजर आपका अगर बोलिएगा तो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हीट एक्सचेंजर के रूप में यूज होता है और एनर्जी कंजम्पशन को रोकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इकोनोमाइजर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेंचमार्क प्रेशर अबव विच अ बॉयलर इज कंसिडर्ड टू बी हाई प्रेशर बॉयलर। बेंचमार्क प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, बेंचमार्क प्रेशर कितना हो जाएगा, अबव विच बॉयलर इज कंसिडर्ड टू बी हाई प्रेशर बॉयलर 80 बार होता है आपका बेंचमार्क प्रेशर। ठीक है, याद रखिएगा 80 बार जो होता है आपका बेंचमार्क प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। फ्यूजिबल प्लग जो होता है वो हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, एट द क्राउन ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के क्राउन पे एकदम फ्यूजिबल प्लग जो होता है वो स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द हीट एडिशन इन ए ड्यूअल साइकिल टेक्स प्लेस। तो ड्यूअल साइकिल में फर्स्ट जो होता है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, जिसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। पहले क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गैस टरबाइन साइकिल विथ एन इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन लीड्स टू, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिसन साइकिल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इरिसन साइकिल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो गैस टरबाइन साइकिल विथ इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन लीड्स टू इरिसन साइकिल होता है। देखिए इरिसन साइकिल में 4 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस का अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है पहला स्टेजेस में, पहला प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस में होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, तीसरा प्रोसेस में आपका होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, कौन आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है आपका इरिसन साइकिल में। ये जो आपका इरिसन साइकिल है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्नोट साइकिल है। क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्नोट साइकिल का मॉडिफाइड वर्जन है ये। ठीक है, इसमें आपका इसमें जो आपका लार्ज क्या हो जाएगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेलिंग साइकिल है इसमें भी, इस स्ट्रेलिंग साइकिल में भी क्या होता है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ठीक है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और 2 रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। 2 रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। ठीक है, स्ट्रेलिंग साइकिल में। ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता है, ब्रेटॉन साइकिल में 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। यह आपका ब्रेटॉन साइकिल में हो जाएगा। एकिंस्टॉन साइकिल में जो हीट सप्लाई होता है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और रिजेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। जो हीट जो सप्लाई होता है, हीट सप्लाई जो होता है ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, और जो हीट रिजेक्ट होता है
हीट जो रिजेक्ट होता है वो किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, क्लियर है। एक बार हम क्या करेंगे, एक वीडियो में ये सारे साइकिल्स के बारे में आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, जितना भी साइकिल है आपका, जैसे कि मान लीजिए जितना भी साइकिल का आप नाम सुनते हैं, कार्नोट साइकिल हो गया, आपका डीजल साइकिल हो गया, ठीक है, डीजल साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, ठीक है, ड्यूल साइकिल हो गया, ड्यूल साइकिल हो गया, ठीक है। अब जितना भी साइकिल है, जूल साइकिल हो गया, जूल साइकिल, वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जितना भी साइकिल, इस साइकिल से एक क्वेश्चन, साइकिल से एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस साइकिल से बोल रहे हैं 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है, और ये साइकिल का हम पूरा का पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी हम इस वीडियो में पूरा यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे, इसका और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं वीडियोज़ को।